नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मेवाड़े आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी के वेरी मोस्ट टॉपिक रस, जो कि सभी 10वीं और 12वीं कक्षाओं में पूछा जाता है, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में सिर्फ रस के अंगों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। रस के प्रकार हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में डिस्क्राइब से बता दूंगा। आइए दोस्तों, ज़्यादा लेट ना होते हुए डायरेक्ट हम रस के टॉपिक पे आते हैं कि रस के अंगों के नाम। तो रस के अंगों के नाम यानी कि रस के अंग क्या होते हैं, अब रस के प्रकार क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ से बेसिकली आ जाते हैं अपन कि रस क्या होता है और रस के प्रकार क्या होते हैं, रस के अंग क्या होते हैं। तो दोस्तों, रस के प्रकार 10 होते हैं और रस के जो अंग है वो 4 होते हैं। आपसे हमेशा ये पूछ लेता है क्लास 10th और 12th में, वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमेशा ये पूछ लेता है कि रस के प्रकार बताइए, रस के अंग बताइए। तो यहाँ पे प्रकार के लिए तो 10 और अंग के लिए 4। तो हम कैसे यहाँ पे जानकारी हम कैसे यहाँ पे लें, तो उसके लिए सीधे सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि जिस प्रकार हमारे 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, यानी कि कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए ना। तो ये 4 हो गए, तो हमारे ये क्या है, ये अंग ही तो हैं हमारे। जब ये हमारे अंग है तो रस के भी अंग कितने हो जाएंगे, 4। यानी हमारे 2 है, 2 हाथ और 2 पैर, ये 4 हैं। उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि रस के अंग भी कितने होंगे, 4। बस इसको याद करना है, बाकी बचे जो प्रकार है होते हैं। यानी अगर आपसे कभी भी पूछे कि अंग, तो डायरेक्ट आपको दिमाग में आना चाहिए अंग, यानी हमारे अंग कितने, 4। वैसे तो हमारे अंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जो वेरी इंपॉर्टेंट से होते हैं, हमारे जो काम करते हैं, चलना, दौड़ना या रोटी खाना, तो उसके लिए हमारे कितने, 4 अंग, 4 प्रकार 10। इसको हमेशा याद रखना। आइए अब हम हमारे पुराने वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, रस रस से रिलेटेड सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन होनी चाहिए कि रस क्या होते हैं, आपको याद होना चाहिए। रस से हम क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसको जान लेते हैं। रस से हम क्या समझ रहे हैं, जिस प्रकार हम कोई आम खाते हैं तो आम खाने में हमको जो आनंद आता है वही एक रस है, उसे हम रस कह सकते हैं। जी हाँ, मजाक वाली बात नहीं है। इसको इस प्रकार समझेंगे, रस यानी किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। यानी कोई सा काव्य लिखा हुआ है या कोई लाइन लिखी हुई है, जब हम उसको पढ़ेंगे या सुनेंगे, जब उसको पढ़ने या सुनने पे जो हमें आनंद मिलेगा, यानी हमको आनंद कुछ भी हो सकता है, हमको हमको हंसना है, रोना है, जो काव्य को पढ़ के हमको जो आनंद मिलेगा हम उसको रस कहेंगे। तो रस की डेफिनेशन जब आपसे पूछे 2 नंबर में हमेशा पूछी जाती है 10th और 12th क्लास में कि रस की परिभाषा व प्रकार लिखिए। तो प्रकार तो आपके सामने ये है, वो भी आपको क्लियर बताऊंगा। यहाँ पे अभी डेफिनेशन की बारी है। तो किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक करके काट दिया है। क्यों काट दिया, क्योंकि ये कभी कहीं पर स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं कि रस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है और लिख देते हैं रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, क्योंकि ये काव्य की परिभाषा है, ना कि ये रस की परिभाषा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये रस की परिभाषा नहीं है, ये काव्य की परिभाषा है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, इसमें रस लिखा हुआ है, तो कभी कहीं पर स्टूडेंट्स इसको गलती से रस समझ लेते हैं और ये रस की डेफिनेशन में इसको पुटअप कर देते हैं। तो ये आपके सामने रस की डेफिनेशन नहीं है, ये हमारे काव्य की परिभाषा है। इसको हम बाद में समझेंगे। आज हमारा टॉपिक रस है, तो रस से रिलेटेड हम जान पढ़ रहे हैं। चलिए, रस की डेफिनेशन हो गई। रस के इस भाव के आधार पर, स्थायी भाव, अब रस के स्थायी भाव होते हैं, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। तो स्थायी भाव के आधार पर रस के 10 प्रकार होते हैं। ये भी जानकारी, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ना कि स्थायी भाव के आधार पर रस के कितने प्रकार होते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्ज़ाम में कि स्थायी भाव के आधार पर रस के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, जहाँ प्रकार दिख जाए वहाँ आँख मीच के लिख देना 10, और जहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपको प्रकार दिख जाए वहाँ पे आँख मीच के लिख दीजिएगा 10, और जहाँ पे आपको अंग दिख जाए वहाँ पे बिल्कुल लिख दीजिएगा आँख मीच कर कि अंग 4 ही होते हैं, प्रकार 10 ही होते हैं। चले वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे 10 प्रकार होते हैं। स्थायी श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, अद्भुत, भयानक, शांत, करुण, वात्सल्य। तो इस प्रकार से ये किस तरह से इनको याद करना है, कैसे इसको याद करेंगे, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। आज हमारे पास जो टॉपिक है रस में सबसे पहले मैं आपको रस के अंगों के बारे में जानकारी दूंगा। आइए रस के अंगों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, रस के अंग,
मैंने आपको पहले ही बताया था रस के अंग 4 होते हैं और प्रकार 10 होते हैं। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद रह जाए, ऑब्जेक्टिव ज़रूर आता है। अंग की बात आती है, 4 अंग होते हैं, याद कैसे रहेगा? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। दोस्तों यहाँ पे संचारी भाव को व्याभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे ऐसा पूछ ले व्याभिचारी भाव क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि संचारी भाव की जो डेफिनेशन होती है वही व्याभिचारी भाव की डेफिनेशन भी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी का मतलब क्या होता है? जो एक जगह स्थायी रहे, इधर उधर नहीं जाए, इधर उधर नहीं जाएगा, एक जगह स्थायी रहेगा, वही स्थायी का नाम ले जाए। तो यहाँ पे स्थायी भाव की डेफिनेशन भी यही होगी इस तरह से, ऐसे भाव जिनसे हम अपनी भावना प्रकट करते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं। यानी हम किसी व्यक्ति को हमारी भावना जिस प्रकार से उसको बताएंगे, रोकर, चिल्लाकर या हाथों के मूवमेंट्स करके बताएंगे, वही हमारे स्थायी भाव कहलाएंगे। यानी इसकी डेफिनेशन यह भी कह सकते हैं, मनुष्य के सहृदय में स्थायी रूप से विद्यमान भावों को ही हम स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि जो भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। ये भाव परिस्थिति के अनुसार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। यानी परिस्थिति कैसी भी हो, यानी आप कार्टून चैनल देख रहे हैं और कार्टून चैनल में आपको हंसी ही आएगी, वहाँ पे रोएंगे तो नहीं ना आप। तो यहाँ पे आप जिस प्रकार से हमारे स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, हंसना, रोना, गाना, चिल्लाना, ये हमारे मनुष्य के अंदर स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। यानी परिस्थिति जैसी भी आती है उस परिस्थिति के अनुसार ये स्थायी भाव ऑटोमेटिक जागृत हो जाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है प्रधान। प्रधान का मतलब याद रखना दोस्तों, स्थायी भाव प्रधान भाव भी होते हैं। यानी प्रधान का मतलब क्या होता है? प्रधान का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसको अपन हटा नहीं सकते, यानी कि इसको ये जो भाव है ये चेंज नहीं होगा। हंसना यानी हंसना ही है, रोना यानी रोना ही है, क्रोध आना यानी क्रोध आना ही है। तो ये प्रधान भाव भी कहलाते हैं। ये भाव हमारे जन्म से मृत्यु तक बने रहते हैं। जन्म से मृत्यु का मतलब क्या हो गया? यानी कि हमारा जब जन्म हुआ है और हमारी जब मृत्यु होगी, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक ये हमारे अंदर समाहित रहेंगे। आपने कभी बूढ़े व्यक्ति को रोता हुआ नहीं देखा या बूढ़े व्यक्ति को हंसता हुआ नहीं देखा, तो उसके अंदर स्थायी भाव जागृत है, वो कभी भी हंस सकता है, कभी भी रो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भाव स्थायी रूप से मनुष्य के ऐसा हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं। आप चाहे तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ऐसे भाव जिनसे हम अपनी भावना प्रकट करते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं। ये भाव परिस्थिति के अनुसार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। स्थायी भाव एक प्रधान भाव भी होते हैं। ये भाव हमारे जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ बने रहते हैं। जैसे क्रोध आना, रोना, गाना, चिल्लाना, हंसना, ये सभी स्थायी भाव कहलाते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं, विभाव। विभाव किसे कहते हैं? मैंने यहाँ पे बता दिया था, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचयी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचयी भाव। तो विभाव की डेफिनेशन ये होगी कि स्थायी भाव के उद्बोधन कारण को विभाव कहते हैं। यानी कि जिस तरह से हमारे अंदर जो स्थायी भाव है, यहाँ हंस रहे हैं या रो रहे हैं, तो उस हंसने या रोने के कारण यदि दूसरा कोई सा भाव उत्पन्न होता है उसे हम विभाव कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स इसको समझते हैं कि हम छोटी सी क्लास में, यदि आप छोटी क्लास में पढ़ा रहे हैं, नर्सरी, एलकेजी या फर्स्ट क्लास में छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते टाइम पे यदि आपने किसी एक स्टूडेंट को उठाकर उसकी पिटाई लगा दी, तो जैसे ही आपने एक स्टूडेंट्स की पिटाई लगाएंगे तो उसके जस्ट बाजू में बैठा हुआ एक छोटा सा बच्चा वो भी रोने लग जाएगा। उसकी आपने पिटाई नहीं लगाई है, लेकिन उसको ये क्या पता चला कि अभी इसकी पिटाई लगी है, थोड़ी देर बाद मेरी पिटाई लगेगी, तो उसको देखकर वो भी रोने लग गया। यानी कि यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, स्थायी भाव के उद्बोधन कारण को। यानी जिस बालक को आपने पीटा था वो रोने लग गया था, तो उसके उद्बोधन कारण उसके अंदर स्थायी भाव है। जैसे रोना, रोना उसके अंदर स्थायी भाव है, तो उसके रोते हुए चेहरे को देखकर दूसरा बालक भी रोने लग गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्थायी भाव के उद्बोधन कारण को ही हम विभाव कहते हैं। अर्थात लिखा हुआ है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो जाते हैं। यानी वो छोटे से बालक के कारण ही वो स्थायी भाव जागृत हुए हैं। उस दूसरे बालक के अंदर रोना स्थायी भाव पहले से विद्यमान है, लेकिन सामने वाले बच्चे को देखकर वो भी रोने लग गए। यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत हो गए उसे ही हम विभाव कहते हैं। विभाव हमारे दो प्रकार के होते हैं, याद रखना, एक आलम्बन विभाव होता है, एक उद्दीपन विभाव होता है। विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आलम्बन विभाव होता है, एक उद्दीपन विभाव होता है। आइए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए आलम्बन विभाव। अब आलम्बन विभाव किसे कहते हैं? जिसका आलम्बन अर्थात जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। समझिए,
कि जिसका आलम्बन अर्थात जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्थायी भाव के उद्बोधन कारण को विभाव कहते हैं, यानी कि जो बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर रो रहा था उसको विभाव नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे इसको टॉपिक को समझिएगा कि उद्बोधन कारण यानी कि बच्चा टीचर को देख के अगर रो रहा है तो उसको हम विभाव कहेंगे। बच्चा अगर टीचर को देख के रो रहा है तो उसे विभाव कहेंगे। और यहाँ पर जिसका आलम्बन अर्थात जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, छोटे वाले बच्चे ने को देखकर अगर बाजू वाला एक और बच्चा अगर रोने लगता है तो उसे हम आलम्बन कहेंगे, यानी उसको आलम्बन उसके साथ देने लगा कि मैं भी रोने लग जाऊँगा, शायद मैं भी मेरी पिटाई ना हो, उसकी पिटाई हो गई तो। जिसका आलम्बन अर्थात जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। आलम्बन विभाव यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक आश्रय आलम्बन होता है, एक विषय आलम्बन होता है। अब आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन में क्या डेफिनेशन होगी, तो ये भी आपके थोड़ा सा इसमें पूछ लिया जाता है कि आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन किसके भाग होते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन दोनों ही आलम्बन विभाव के भाव होते हैं। यहाँ पे आश्रय आलम्बन की परिभाषा होगी, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो वे आश्रय आलम्बन कहलाते हैं। यानी मेरे मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहा है तो वो आश्रय आलम्बन होगा, और जिसके कारण भाव उत्पन्न हो रहा है वो विषय आलम्बन होगा। यानी कि सपोज यदि आप एक मेले में जाते हैं और अगर आपने आइसक्रीम देखी कि आइसक्रीम आपका खाने देखी, तो देखने पे आपका मन क्या करेगा कि मेरे को आइसक्रीम खाना चाहिए। या झूला देखा आपने, बिजली का झूला देखते हैं, नाव वाला झूला देखते हैं, तो यदि आपने झूला देखा तो आपकी यही इच्छा होगी ना कि मैं झूले में बैठूं, मैं आइसक्रीम खाऊं। तो जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, यानी आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो आप क्या कहलाएंगे, आश्रय आलम्बन। लेकिन किसके कारण भाव उत्पन्न हो रहा है, झूले के कारण भाव उत्पन्न हो रहा है, उस आइसक्रीम के कारण भाव उत्पन्न हो रहा है कि आपको आइसक्रीम खाना है, आपको झूले में बैठना है, तो वो झूला, वो आइसक्रीम, वो क्या हो गई, विषय आलम्बन। यहाँ पे एक उदाहरण देकर समझाया गया था कि यदि राम जी के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो राम जी आश्रय आलम्बन हो गए और सीता विषय आलम्बन होगी। ये आपको रामायण में देखने को मिलेगा कि जब राम भगवान वन में फूल तोड़ने के लिए जाते हैं तब सीता जी भी वहाँ पर फूल तोड़ने के लिए अपनी सखियों के साथ आती है। तब राम भगवान सीता जी को देख रहे हैं लेकिन मुख से कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस आंखों ही आंखों से उनको निहार रहे हैं। जब वो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं तो यहाँ पे प्रसंग आता है कि यदि राम जी के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है तो राम जी क्या हो जाएंगे, राम जी हो जाएंगे आश्रय। यानी कि आपने जब झूले को देखा और झूले को देखकर झूले में बैठने की इच्छा जागृत हुई या सॉफ्टी खाने की इच्छा जागृत हुई, तो आप क्या कहलाएंगे, आप क्या होंगे, आप आश्रय आलम्बन हुए ना। फिर यहाँ पे विषय आलम्बन, यानी कि किसके कारण, आपने देखा कि सॉफ्टी हुए, आपने देखा झूला है, यहाँ पे राम ने देखा सीता को, तो सीता जी क्या हो गई, विषय आलम्बन कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं, जिन व्यक्ति वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन जो नाम में ही लिखा है, उद्दीपन यानी कि उद्दीप्त हो जाना, उद्दीप्त हो जाना यानी एकदम से जागृत हो जाना। यानी आप यहाँ पे जाते हैं, सपोज़ आप कहीं पर घूमने गए, मेले में ही बता रहा था अभी कि मेले में गए, आपने मेले घूमने गए तो आपकी इच्छा हो गई कि मेरे को झूले में बैठना है, आपकी इच्छा हो गई कि मेरे को फ़ोटो खींचना है, मेरे को फ़ोटो पोस्ट करना है दोस्तों के साथ, अच्छा होगा ये वो। तो इस तरह से उद्दीपन हुआ ना, तो उद्दीपन का मतलब एकदम से उत्पन्न हुआ, आप वहाँ पे गए, आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी तो एकदम वो उद्दीपन हो गया, उदित हो गया। तो जिन व्यक्ति या वस्तुओं या परिस्थिति, वहाँ पे परिस्थिति बहुत अच्छी थी, आपने मेला बहुत अच्छा लगा तो परिस्थिति को देख के वो उद्दीपन विभाव जागृत हो गए। स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब उद्दीपन विभाव जैसे उदाहरण हो जाएगा चांदनी, कोकिल, कुंजन, एकांत स्थल या रमणीय स्थल इत्यादि। तो चांदनी का मतलब क्या हुआ, चांदनी रात में जब आप बैठते हैं तो आपका बहुत एक मन ही अलग हो जाता है, तो वहाँ पे वो भी क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका उद्दीपन विभाव। कोकिल, कुंजन, अगर कोयल कू कू करके चिल्लाती है तो आपका भी अपना मन एक अलग ही मधुरता से हो जाता है, तो वहाँ पे कोकिल कुंजन कहलाएगा। एकांत स्थल, यदि आप एकांत स्थल में जाते हैं, वहाँ पे जब घूमते हैं तो वहाँ